हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंक के बारे में, जो कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर उसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और कैसे जानेंगे कि हम उसकी कैसे फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इंक को जान लेते हैं कि इंक होती क्या है। तो इंक इज अ लिक्विड और अ पेस्ट दैट कंटेन पिगमेंट और डाइज एंड इज यूज्ड टू कलर अ सरफेस टू प्रोड्यूस एन इमेज, टेक्स्ट और डिजाइन। तो मतलब क्या है, इंक सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे हम लिख सकते हैं, कुछ इमेज बना सकते हैं या फिर कोई डिजाइन बना सकते हैं। हम सबको पता है इंक क्या होती है। वो पेस्ट भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और पाउडर भी हो सकती है। जो उसके टाइप्स होंगे ना, वो हम इसके टाइप्स के अंदर बात करेंगे। तो इंक सिंपल सी समझो, उसके पास पिगमेंट होते हैं या फिर डाइज होती है, मतलब जो उसको कलर प्रोवाइड करती है। ये इसकी कंपोनेंट होते हैं जो कि हम अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इंक इज यूज फॉर ड्राइंग, राइटिंग विद अ पेन और ब्रश। मतलब हम सबको पता है इंक किस लिए यूज की जाती है, ड्राइंग करने के लिए, लिखने के लिए। तो इंक का वही काम है मेनली, प्रिंटिंग करने के लिए। तो अब हम ये सारी तो देखो जनरल चीजें थी। अब हम मेनली इनके इसके ऊपर चलते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो अब हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंक की तरफ। कॉम्पोजिशन ऑफ इंक मेनली चार चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहले तो उसके अंदर एक डाई होती है, फिर पिगमेंट होते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, डाई में और पिगमेंट में, वो भी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो सोलवेंट होता है जो मतलब जिसके अंदर सारी चीजें डिजोल्व रहती है। बाइंडर होता है जो कि उसको एक तरीके से सरफेस देती है या फिर बाइंड करके रखती है उसको। और एडिटिव्स होते हैं जो उसकी फ्लोनेस को इंक्रीज करने के लिए या फिर कुछ उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी डालने के लिए होते हैं। तो चलो एक एक करके इन सबको एक एक समझ लेते हैं अच्छे से। तो कॉम्पोजिशन ऑफ इंक के अंदर है ना, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कलर एंड। नाम से ही समझ आ रहा है, जो कलर प्रोवाइड करता है, उसको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब ये दो टाइप के हो सकते हैं हमारे लिए, डाइज हो सकते हैं, पिगमेंट हो सकते हैं। डाइज क्या होते हैं, डाइज और पिगमेंट में क्या फर्क होता है? मेनली जो डाइज होती हैं वो सोल्यूबल इन सॉल्वेंट होते हैं। मतलब जैसे हम उसको वाटर में या किसी अल्कोहल में या ग्लाइकोल में डालेंगे, मतलब कोई भी सॉल्वेंट हम उसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, वो पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। अब क्या बोलते हैं, जो पिगमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, जो पिगमेंट्स होते हैं ना, एक तरीके से समझो कणों की तरह रहते हैं, मतलब पूरे तरीके से उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसका कुछ अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप है ना किसी, जैसे कि आप इंक, हल्दी होती है ना, हल्दी हल्दी को पानी के अंदर डालोगे ना तो वो सस्पेंडेड, उसके जो पार्टिकल्स है ना उसके अंदर ही रहते हैं, मतलब अलग अलग से ही रहते हैं। तो वैसे आप पिगमेंट को समझ सकते हो। डाइज ऑन द अदर एंड क्या है, पूरे तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब डाइज क्या है, प्रोड्यूस ब्राइट कलर है, बॉल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, इन इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जो हमारे लिए फोरेंसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कर सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके वर्किंग प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन सब अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टल वायलेट है, मिथाइलिन वोलेट है, मिथाइल वोलेट है, ईओसिन डाई है। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल है डाइस के। अब पिगमेंट पे आ जाते हैं। पिगमेंट मैंने आपको बता दिया, इनसोल्यूबल रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल से, रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट, मतलब पूरे तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, पार्टिकल्स पड़े रहते हैं उसके अंदर। तो प्रोवाइड ओपेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, थोड़े ड्यूरेबल रहते हैं। यूज इन जेल पेन्स, प्रिंटर इंक्स एंड कुछ सिक्योरिटी इंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको पिगमेंट को कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, एचपीएलसी के थ्रू कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अभी इसके ऊपर तो मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, एफटीआईआर भी है, इनका भी इस्तेमाल करके हम मतलब इसके जो पिगमेंट है उसके एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोलवेंट्स। अब सोलवेंट को हम व्हीकल भी बोल देते हैं और कैरियर भी बोल देते हैं। व्हीकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक तरीके से अपने अंदर समा के रखता है। और कैरियर मतलब उसको लेके चलता है। मतलब अब हम लिखते हैं ना, तो लिखने में भी व्हीकल का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो उसको चला रहा है सारी चीज़ों को। टू द सोलवेंट डिजोल्व और कैरियर, मतलब अब सोलवेंट के अंदर क्या है कि सारी चीज़ें हैं ना डिजोल्व रहती हैं। अब इसका कुछ फंक्शन है, जैसे कंट्रोल्स विस्कोसिटी, कितनी थिकनेस होगी उस लिक्विड की या फिर उस इंक की, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोलवेंट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब आप जैसे कि दूध है, उसके अंदर आप जितना मर्जी पानी डाल लो, अब जितना आपको डाइल्यूटेड चाहिए ना उतना आप पानी डाल दोगे। सिमिलरली जितनी हमें थिक इंक चाहिए उतना हम क्या कम पानी डालेंगे या फिर कम सोलवेंट डाल लेंगे। सोलवेंट जरूरी नहीं है पानी ही हो, पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ग्लाइकोल भी हो सकता है, और भी अदर चीजों जो सोलवेंट के रूप में यूज की जा सकती है वो भी हो सकती है। ठीक है, हेल्प्स इन पेनिट्रेट
पेपर, मतलब पेपर के ऊपर अब लिखने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि पेंट पे जो पेपर के ऊपर अगर हम लिख रहे हैं ना, वो चीज़ उसके ऊपर अच्छे से मतलब ठहर जाए। अब इसके ऊपर क्या है, इन्फ्लुएंस ड्राइंग टाइम। अब सॉल्वेंट का जो ड्राइंग टाइम होगा वही हमारी इंक का ड्राइंग टाइम डिसाइड करेगा। मतलब क्या है, सॉल्वेंट जितनी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा उतनी जल्दी हमारी जो इंक है वो सूख जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब एक तो क्या बोलता है, पानी है जिसके अंदर, पानी को एक जगह पे डाल दो तो वो काफी देर में इवापोरेट होगा। अब सिमिलर जगह पे हम अल्कोहल का इस्तेमाल करें तो वो क्या होगी, जल्दी इवापोरेट हो जाएगी। तो सिमिलरली सॉल्वेंट का जो ड्राइंग टाइम होगा वही हमारी इंक के ड्राइंग टाइम को इन्फ्लुएंस करेगा। इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, सिमिलरली अभी क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड हो सकता है, मोस्टली जैसे अल्कोहल वगैरह हैं, वो सारे क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल कंपाउंड की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जुगाड़ है गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसी के ऊपर भी बाय द वे मैंने पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बना रखी है। तो यूज टू एनालाइज द सोलवेंट कंटेंट, तो आप जीसी का इस्तेमाल करके सोलवेंट की एनालिसिस कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, हम सबको पता है, फाउंटेन पेन वगैरह, इंकजेट पेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अभी तो मोस्टली वाटर वाली को तो मना करते हैं, क्योंकि उससे क्या है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। अल्कोहल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जैसे कि इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, इनका टाइम क्या होता है, ड्राइंग टाइम जो होता है वो फास्ट होता है, जल्दी सूख जाती है। अब ग्लाइकोल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लाइकोल क्या, आपने कभी बॉल पॉइंट पेन देखा हो ना, जो बॉल पेन होता है आप लिखते हो जिससे, उसके पीछे आपको एक जेल सा दिखेगा, छोटा सा, थोड़ा सा ऐसा जेल टाइप का दिखेगा, मेरे पास फोटो होगी तो मैं लगा दूंगा। तो वो ग्लाइकोल है बेसिकली। तो मतलब जो बॉल पॉइंट पेन में जो सोलवेंट यूज हुआ है वो ग्लाइकोल यूज हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेजिन्स या फिर बाइंडर्स। अब रेजिन्स और बाइंडर्स क्या है, वो सारी चीजों को बांध के रखने का काम करते हैं। ठीक है, कलरेंट क्या है, कलर प्रोवाइड करते हैं। सोलवेंट क्या है, सारी चीजों को अपने अंदर रखते हैं। रेजिन और बाइंडर क्या है, सारे जो इतने भी कंपोनेंट्स है ना, उन सबको होल्ड करके रखते हैं। अब क्या बोलते हैं, इसका कुछ फंक्शन है, जैसे कि इम्प्रूव एडहेजन टू पेपर। मतलब क्या है, जो आपकी जो इंक है वो पेपर के ऊपर चिपक रही है ना, वो रेजिन्स की वजह से या फिर बाइंडर्स की वजह से। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाती है इंक की। और अब प्रिवेंट स्मजिंग, मतलब क्या, आप जब पेपर पे लिखते हो, जैसे आप उंगली फेरोगे ना उसके ऊपर, वो स्मज कर जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, रेजिन और बाइंडर एक तरीके से अपने को रोल अदा करते हैं। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रेजिन में क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे नेचुरल रेजिन्स हो सकती है कुछ, जैसे कि शेलेक। अब शेलेक क्या है, एक नेचुरल नॉन टॉक्सिक रेजिन है, जो कि एक लेडी बग के द्वारा डिराइव की जाती है, मतलब उससे डिराइव की जाती है, जिसका नाम है कैरिया लैका, इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम है इसका। ट्रीज के ऊपर रहते हैं ये मोस्टली, और इंडिया के अंदर और थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स भी, जो रेजिन्स होती है उनका भी इस्तेमाल किया जैसे जा सकता है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, एक्राइल रेजिन्स हो सकती है। इसके अलावा अल्काइड रेजिन्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेजिन और बाइंडर। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एडिटिव्स होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब एडिटिव्स डिपेंड करेंगे कि आपकी इनकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी में डलते हैं, लेकिन इनसे है ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एक इंक की क्वालिटी के ऊपर। एनहेंस परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। अब एडिटिव बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अब कुछ एडिटिव्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोरेस करते हैं यूवी लाइट के अंदर, ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट लाइट के अंदर अलग अलग इंक फ्लोरेस कर सकती है। वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर एडिटिव्स कौन से आए उसके अंदर। अब कॉमन एडिटिव्स जो यूज करे जाते हैं, एक तो स्टेबलाइज होता है, कि जो प्रिवेंट डिग्रेडेशन, जो इंक को खराब ना होने दे। अब उसके बाद प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जो कि इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या, जितना फ्लोली वो लिखता है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी की उसकी बात कर रहा है, कि कितनी स्मूथली वो लिख सके। अब उसके बाद सर्फेक्टेंट्स होते हैं, इम्प्रूव फ्लो, उसकी फ्लो को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ताकि कुछ अड़े ना लिखते हुए। तो उसके अलावा ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, कि जो जल्दी से सुखा दे कुछ, ठीक है, मतलब जो इंक लिखी आपने कुछ लिखा है तो वो जल्दी सूख जाए। उसके अलावा हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, अब बोलते हैं ना एंटी बैक्टीरियल इंक आ गई। अब जो पेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर भी अब तो एंटी बैक्टीरियल के फीचर्स आ गए हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एडिटिव्स डलते हैं। अब उसके बाद फ्लोरेसेंस कंपाउंड होते हैं, कुछ ना कुछ हम स्पेशल इंक्स होती है जिनके अंदर फ्लोरेसेंस कंपाउंड डाले जाते हैं, ताकि वो फ्लोरेस करे यूवी लाइट के अंदर। अब इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी इंक में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी जो हमारे नोट्स होते हैं उसके अंदर भी फ्लोरेसेंस का कुछ मटेरियल होता है, पासपोर्ट वगैरह होता है उसके अंदर भी फ्लोरेसेंस का कुछ होता है। तो फ्लोरेसेंस कंपाउंड का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ इंक बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट पे बेस पे हम टाइप्स ऑफ इंक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंक कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, गैस में तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, लिक्विड और
सॉलिड की उसमें। तो हमारे पास एक इंक होती है जो कि एक्वस इंक होती है। एक्वस का मतलब आप समझ रहे हो पानी के अंदर डिसॉल्व है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पिगमेंट या फिर डाइज़ होंगे ना वो पानी के अंदर डिसॉल्व रहेंगे। उसके बाद आती है लिक्विड इंक। अब लिक्विड और इंक में और एक्वस इंक में बस एक ही फ़र्क है। एक्वस इंक में सिर्फ़ वाटर होगा एज़ सॉल्वेंट। लिक्विड इंक में ज़रूरी नहीं है वाटर ही हो। वाटर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और अदर ग्लाइकोल वगैरह भी हो सकते हैं। तो लिक्विड इंक मतलब लिक्विड स्टेट में रहेगी, लेकिन उसमें वाटर ही ज़रूरी नहीं है कि एज़ सॉल्वेंट यूज़ किया गया हो। उसके अलावा पेस्ट इंक हो सकती है, जो पहले पेस्ट की तरह आती थी। पहले ज़माने में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था कैलीग्राफी वगैरह के लिए। हाई थिक थिक होती है, हाई विस्कस होती है, मतलब थिक थोड़ी-सी थिक होती है, पेस्ट लाइक होती हैं। उसके अलावा पाउडर इंक्स होती है, जो कि हमारे आजकल प्रिंटर्स में यूज़ की जाती है, जैसे लेज़र प्रिंटर वगैरह में यूज़ की जाती है। उनको मोस्टली टोनर भी बोल दिया जाता है कभी-कभी, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। तो टोनर भी बोल देते हैं उनको, पाउडर इंक्स को। अब इसके बाद हमारे जो मेन टाइप ऑफ इंक आते हैं, जो कि फोरेंसिक में ज़्यादातर पूछा जाता है कि भई बॉल पॉइंट इंक है, निग्रोसिन इंक है, एरिन गैलेट इंक है, लॉगवुड इंक है, इंडियन इंक है, ठीक है? इंडियन इंक है। तो हम इन सारी इंक को है ना अब एक-एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बॉल पॉइंट इंक, ठीक है? बॉल पेन इंक की जो आती है हमारे पास, बॉल पॉइंट पेन इंक। अब ये क्या है? ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट है। ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट मतलब जो हमारे लिए ग्लाइकोल है ना, ग्लाइकोल हम यूज़ करते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? 2-फिनॉक्सी इथेनॉल। तो 2-फिनॉक्सी इथेनॉल जो कि हमारे लिए ग्लाइकोल है, वही इसमें बॉल पॉइंट पेन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? सिंथेटिक डाई इसमें यूज़ की जाती है, जो कि क्रिस्टल वायलेट हो सकती है, मिथाइल वोलेट हो सकती है और एटसेक्ट्रा। इंडियन इंक, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, बहुत पुरानी ज़माने की इंक है ये। अभी ये होती क्या थी? कंपोज़ ऑफ कार्बन ब्लैक पिगमेंट। कार्बन ब्लैक ये क्या है? पहले के ज़माने में क्या था? लैंप जलते थे, तो लैंप में से क्या था? कालिक सी बच जाती थी। अब उस कालिक को है ना लोग पानी में मिला के और थोड़ी बहुत गम वगैरह डाल के, गम क्या है? मतलब शेलेक वगैरह कुछ बाइंडर एज़ अ रेज़िन डाल के उसके अंदर, उससे इंक बना लेते थे। तो ये पुराने ज़माने की इंक है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ठीक है, कार्बन ब्लैक होता था, फ्रॉम लैंप ब्लैक, वाटर इस्तेमाल करते थे, बाइंडर यूज़ करते थे। शेलेक मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक इंसेक्ट से लेडी बग होता है, उससे डिराइव किया जाता है। गम अरेबिक एक क्या बोलते हैं नेचुरल डाई है, एक पेड़ है, उससे हम डिराइव करते हैं। अब डीप ब्लैक कलर आता है इसका, अब बॉल पॉइंट पेन तो हम सॉरी इंडियन इंक क्या बोलते हैं, डीप ब्लैक कलर था इसका, परमानेंट थी, वाटरप्रूफ थी, रेजिस्टेंट टू फेडिंग विद केमिकल्स, ठीक है? मतलब इतनी जल्दी खराब नहीं होती, मतलब इतनी जल्दी फेड नहीं करती, ठीक है? बॉल पॉइंट पेन अगर आपने कभी पहले लिखे हो ना, तो कुछ टाइम बाद है ना आपकी नोटबुक पे फेड कर जाएँगे, ठीक है? थोड़े से कलर उनका डल कर जाएगा। तो लेकिन इंडियन इंक थी वो जो बढ़िया क्वालिटी की थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आयरन गैलेट इंक, जिसको हम आयरन गैल इंक भी बोलते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फेरस सल्फेट। अच्छा, इंक के अंदर है ना आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी कंपोज़िशन का पता होना चाहिए, ठीक है? उसकी लॉन्जेटिविटी का पता होना चाहिए, मतलब कितने टाइम तक रुक सकती है, परमानेंसी के ऊपर उसके कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आयरन गैलेट इंक है, तो उसमें फेरस सल्फेट आयरन सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता था, टैनिक एसिड भी यूज़ किया जाता था फ्रॉम ओक गाल्स, ठीक है? गम अरेबिक मैंने आपको बता दिया, एक नेचुरल रेज़िन होता है एक तरीके का, जो कि पेड़ों से डिराइव किया जाता है। वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इन सब से मिला के हमारी क्या बनती है? आयरन गैलेट इंक बनती है। अब आयरन गैलेट इंक क्या है? इनिशियली तो पेल रहती है, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेगी? थोड़ी फिक्की-सी रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे सूखेगी ना, वो ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो वो ज़्यादा डार्क कलर देना स्टार्ट कर देगी, मतलब डार्क हो जाएगी। तो स्लाइटली एसिडिक होती है, एसिडिक थी। अब इसी के कारण है ना, जो पेपर पे लिखते थे ना, वहाँ पे ब्राउनिश पड़ जाता था, तो मतलब कोरोड पेपर को कोरोड करना स्टार्ट कर देती थी, मतलब एक तरीके से खराब करना स्टार्ट कर देती थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है निग्रोसिन इंक। अब निग्रोसिन इंक क्या है? सिंथेटिक ब्लैक डाई है। एक ही चीज़ याद रखना कि जो निग्रोसिन है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है? अब ब्लैक में क्या है? इसमें वाटर और अल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट भी हो सकता है, डीप ब्लैक कलर है इसका। यूज्ड इन फाउंटेन पेन, पहले फाउंटेन पेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था। मार्किंग इंक्स में भी, मतलब जो मार्किंग वगैरह लगानी होती थी ना स्टैम्प टाइप से की, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। मोर यूनिफॉर्म देन कार्बन इंक, जो इंडियन इंक थी तो उससे तो ज़्यादा अच्छी थी। अब लोगवुड इंक आती है उसके बाद एक, जिसको हेटैन इंक भी बोल देते हैं। अब इसको आप हेटैन भी बोल लो या फिर हेटैन बोल लो, जो भी बोल लो, इसका नाम है। अब इसमें क्या है? कम इसकी जो कंपोज़िशन है उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है हेमाटोक्सिलिन। अब ये क्या है? एक पेड़ से डिराइव होता था जिसका नाम है लोगवुड ट्री, ठीक है? अब मेटालिक कुछ सोल्ट्स यूज़ होते थे, जैसे कि क्रोमियम सोल्ट्स होते हैं। अब वाटर का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता था। तो उन सब से मिला के हमारी लोगवुड जो इंक है वो तैयार हो जाती थी। इसका जो कलर होता था वो होता था ब्लूइश से ब्लैक। आपने देखा होगा ना कुछ ब्लू पेन ऐसे इतना डार्क लिखते हैं कि वो ब्लैक लगने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही कलर था इसका, पर्पलिश ब्लैक टाइप का। यूज्ड इन हिस्टोरिकली लीगली ऑफिशियल रिकॉर्ड, पहले इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए, मतलब गवर्नमेंट वगैरह
वगैरह के अंदर जो सँभालते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके अंदर इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था। नेचुरल डाई बेस्ड मतलब नेचुरल है, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं। तो अब हम आ जाते हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंक के ऊपर। यार अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है ना, तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि 80% ऑफ यू डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल। क्योंकि अब देखो मैंने ना अपनी चैनल पे वेबसाइट अभी अपनी खुद की है ना एक वेबसाइट भी बना ली है, जिसका नाम है mathforensics.in। आप वहाँ पे जाकर जाके है ना नोट्स वगैरह भी देख सकते हो, फ्री के अंदर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप चाहो तो आपका आर्टिकल्स भी उस पे पब्लिश हो सकता है। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो आर्टिकल आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे आप आर्टिकल बना सकते हो, ठीक है? अपने टीचर का भी सपोर्ट ले सकते हो। अगर मुझे सही लगेगा मैं उसको रिव्यू करूँगा, अगर मुझे वो परफेक्ट लगा तो मैं उसको पब्लिश कर दूँगा विद योर नेम एंड यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है? तो अगर आप ये सब चाहते हो, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेक श्योर टू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। तो अब एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें तो विज़ुअल एग्ज़ामिनेशन के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते ही हैं सिर्फ़ कि इंक है कैसी। तो इंक मतलब आप विज़ुअली जितना देख सकते हो उतना देख लो कि भई कलर वेरिएशन है, इंक फ्लो है, लाइन क्वालिटी है। इंक फ्लो और लाइन क्वालिटी के ऊपर है ना इंडिविजुअल और क्लास कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है? पूरी मतलब मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की या फिंगरप्रिंट की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपने नेकेड आई से देख लिया अभी क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं आपको। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो लाइट सोर्सेज़ का, यूवी लाइट का है, इंफ्रारेड लाइट का है, अलग-अलग फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो, ताकि उसमें आपको कुछ फ्लोरोसेंस दिख जाए या फिर कुछ इरेज़र दिख जाए। इरेज़र क्या है भई, कुछ लोग होते हैं ना कुछ मिटा देते हैं, तो जब हम अलग-अलग लाइट का यूज़ करते हैं ना, तो विज़ुअलाइज़ हम कर सकते हैं उसको। ओवरराइटिंग को भी आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं इनके अंदर जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो कि सिर्फ़ हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ में या फिर इंफ्रारेड रेज़ में ही दिखते हैं, तो उसको भी हम आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंक के अंदर अगली जो टेक्नीक आती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, जो कि हमारे लिए है क्रोमैटोग्राफ़ी। अब क्रोमैटोग्राफ़ी में जीसी भी आती है, टीएलसी भी आती है, एचपीएलसी भी आती है। अब टीसी और जीसी के ऊपर तो मैंने बात टीएलसी और जीसी के ऊपर तो मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, आप डेडिकेटेड वीडियो वहाँ पे जाके आप समझ सकते हो। एक ही वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफ़ी है, उसके बाद आप थिन लेयर क्रोमैटोग्राफ़ी क्या है, सेपरेट कर देती है कंपोनेंट्स को। आप गैस क्रोमैटोग्राफ़ी का भी यूज़ कर सकते हो। गैस क्रोमैटोग्राफ़ी आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद एचपीएलसी, एचपीएलसी आप किस लिए यूज़ करते हो? पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। तो ठीक है, ये कुछ क्रोमैटोग्राफ़ी टेक्निक्स है जो कि आप एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंक में यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, अगर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने लग गया तो ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सबको बेसिक तो पता ही होगा, तो नहीं भी पता तो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगली जो हमारी आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आते हैं, जो कि हमारे लिए अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हो, एफटीआईआर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। मोस्टली तो यूवी विजिबल और आईआर से ही हम काम कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें ज़रूरत नहीं होती। इससे होता क्या है, हम इंक के जो कलर होता है ना उसको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसकी कॉम्पोज़िशन को भी हम आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जीसीएमएस होता है जैसे कि गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका भी इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं इसकी कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है हमारी इंक के अंदर। तो ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स है। इसके अलावा और जनरली पढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इस्तेमाल करते हैं और केमिकल टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। देखो वो सब होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आपके लर्निंग के लिए है मेनली। मतलब एजुकेशनल पर्पज़ से एक तरीके से एकेडमिक के अंदर एडिशन है। लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है उसमें सिर्फ़ मेनली तो हम क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आते हैं, केमिकल कुछ टेस्ट भी आते हैं, जैसे कि हम इंक को एक्सपोज़ करते हैं अलग-अलग केमिकल से, एचसीएल से एंड H2SO4 से, एसिड से करते हैं, बेस से रिएक्ट करवाते हैं, तो उसका रिएक्शन देखते हैं कि भई क्या-क्या इंक रिएक्ट कर रही है उन केमिकल से। तो ये सब जनरल है, लेकिन जो मेनली जो प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं, मैंने सिर्फ़ आपको वो यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, अरिगातो गोज़ाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।